मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स। वस्तुतः मनुष्य जिस समाज में रहता है वह उस समाज में रहते हुए अपने व्यक्तित्व का चतुर्दिक विकास करना चाहता है। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे कुछ सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। वह समाज के समक्ष इन सुविधाओं की मांग करता है। जब समाज इन सुविधाओं का परीक्षण करता है, व्यक्तियों को सुविधाएं दी जाए या न दी जाए, इस पर अच्छी तरह से विचार करने के बाद जब समाज यह समझता है कि यह सुविधा व्यक्ति को दी जा सकती है, तब वह सुविधा व्यक्ति के लिए अधिकार बन जाती है। मतलब समाज व्यक्ति को अधिकार देता है। यदि मान लीजिए व्यक्ति कुछ ऐसी मांग करे, कुछ ऐसी सुविधाओं की मांग करे जिससे समाज का भला न होता हो, तो समाज उसे अस्वीकार कर सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आत्महत्या की मांग करे तो उसे समाज स्वीकार नहीं कर सकता। समाज यह देखता है कि व्यक्ति को इस प्रकार की यदि सुविधा दी जाती है तो उससे समाज का भला होगा या नहीं होगा। यदि समाज यह पाता है कि ऐसी सुविधा देने से व्यक्ति का, समाज का भला होगा, पहले व्यक्ति का भला होगा, अंततः समाज का भी भला होगा, तब समाज उन सुविधाओं को स्वीकृति देता है। और जब समाज के द्वारा वह स्वीकृत हो जाती है, तब उसे व्यक्ति के लिए अधिकार के रूप में मान्यता मिल जाती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि इसमें राज्य की भूमिका क्या है। राज्य व्यक्ति के इन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। मान्यता प्रदान करने का मतलब यह है कि राज्य व्यक्ति के इन अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। यदि मान लीजिए आप किसी घनघोर जंगल में चले गए और वहां पर अपने अधिकारों का आप दावा करते हैं, मुझे ये अधिकार है, अमुक अधिकार है, तो वहां पर जंगल में आप किस प्रकार से अपने सुरक्षा कर पाएंगे? तो जंगल में इस अधिकार का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यदि आप समाज में रहते हैं और समाज यदि इस अधिकार को मान्यता देता है, तो समाज यदि इन अधिकारों को स्वीकृति देता है, तब राज्य इन अधिकारों को मान्यता देते हुए संरक्षण देता है। मतलब कि राज्य के द्वारा न्यायपालिकाओं की स्थापना कर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो अधिकारों का होना व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है। जहां तक अधिकारों के इतिहास का प्रश्न है, यदि हम अधिकारों के इतिहास की चर्चा करें तो सबसे पहले नाम आता है 1215 का मैग्ना कार्टा। इंग्लैंड में राजतंत्री व्यवस्था थी, अभी भी है। तो उस जमाने में 1215 की घटना यह है कि एक स्थान पर जब सम्राट कहीं से आ रहा था, लंदन वापस आ रहा था, तो एक स्थान पर, रनीमेड नामक स्थान पर, जमींदारों और सामंतों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और मैग्ना कार्टा नामक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। सम्राट जॉन को, ब्रिटिश सम्राट जॉन को उस अधिकार पत्र पर, जिसे कि मैग्ना कार्टा कहा गया, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो इस प्रकार से मैग्ना कार्टा को अधिकार पत्र की श्रृंखला में सबसे प्रथम स्थान पर अंकित किया जाता है। यद्यपि उस मैग्ना कार्टा में आम जनता को अधिकार नहीं मिले थे, लेकिन किसी न किसी को तो मिले थे। समाज के उच्च वर्गों के अधिकार मिले थे। लेकिन श्रृंखला में एक नंबर पर इसी मैग्ना कार्टा को स्थान दिया जाता है। इसके बाद
संपूर्ण ब्रिटिश इतिहास में यदि हम अवलोकन करें तो वहां पर संसद और सम्राट के बीच, संसद मतलब जनता की प्रतिनिधि सभा, जनता की प्रतिनिधि संस्था, तो संसद और सम्राट के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहा। संसद ने सन 1628 में बिल ऑफ राइट्स पास किया, जिसे सम्राट ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सन 1689 में पिटीशन ऑफ राइट्स संसद ने पारित किया, सम्राट ने इसे स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद 1789 में फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी। ब्रिटिश फ्रांस में सम्राट के विरुद्ध आम जनता ने रक्तमय क्रांति किया था, जिसे कि फ्रांसीसी राज्य क्रांति का नाम दिया जाता है। यह 1789 की घटना है और इस क्रांति में लोगों के समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व का नारा बुलंद किया गया था। इसी प्रकार से 1789 में अमेरिकन संविधान लागू हुआ था। जब अमेरिका में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ 1789 में मई महीने में, तो 25 मई से लेकर के सितंबर 1787 तक, 25 मई 1787 से सितंबर 1787 तक फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ और उसमें 55 प्रतिनिधियों ने मिल बैठ करके एक नए संविधान का निर्माण किया। संविधान बन गया। यह तय हुआ कि जब 13 राज्यों में से 9 राज्य इसको स्वीकृति प्रदान करेंगे, 3/4 राज्य, तब यह संविधान लागू होगा और एक नए राष्ट्र की स्थापना होगी। उसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य। अब इसके बाद इन 55 प्रतिनिधियों ने मिल करके अपने अपने राज्यों में इस संविधान के पक्ष में माहौल बनाना शुरू किया, ताकि राज्य सरकारें, ताकि 13 राज्य जो हैं वो इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें और एक नए राष्ट्र का गठन हो। तब वहां पर कुछ लोगों ने इस बात की ओर संविधान निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया कि जिस संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार न दिए गए हों, हम उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते या नहीं होंगे। बहुत मार्के की बात थी और वस्तुतः संविधान निर्माता संविधान में मूल अधिकार का उल्लेख करना भूल गए थे और तब फिर संविधान निर्माताओं ने राज्यों को यह आश्वासन दिया कि जैसे ही संविधान लागू हो जाएगा, हम संविधान में संशोधन करके नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करेंगे। जब आश्वासन के बारे में राज्य आश्वस्त हुए, तब उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की, नए राज्य की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशंस की, नए निर्वाचन हुए और जिस दिन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का जब पहला अधिवेशन हुआ, उसी पहले अधिवेशन में संविधान में 10 संशोधन प्रस्तावित किए गए, 10 संशोधन विधेयक पेश किए गए और इन 10 संशोधनों के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो अमेरिकन संविधान का जो प्रथम 10 संशोधन है, 1 से लेकर के 10 तक, इन्हीं 10 संशोधनों के द्वारा नागरिकों को बिल ऑफ राइट्स या अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स की कहानी। अब इसका मतलब यह हुआ कि अधिकार मनुष्य समाज या मनुष्य और शासन के बीच लंबे संघर्ष का परिणाम है। व्यक्ति हमेशा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए बाध्य हुआ है और इसलिए अधिकार के लिए वो अपनी जान तक देने में कोई संकोच नहीं करता। व्यक्ति में राष्ट्रीयता का भाव या लोगों में जब बलिदान का भाव आता है, राष्ट्रीयता के भाव से प्रेरित होकर के, यह भी अधिकार है, क्योंकि वह सरकार नागरिकों के अधिकारों का निरंतर उल्लंघन करती है। इसलिए एक देश के, एक पराधीन देश में रहने वाले लोग अपने प्राणों का भी न्योछावर कर देते हैं। इस संदर्भ में 5 प्रकार के अधिकार का उल्लेख किया जाए। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार,
क्या है? मौलिक अधिकार उसे कहते हैं जिसका होना व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है। पहली बात, मौलिक अधिकार में सबसे पहली बात, ऐसे अधिकार जिनका होना व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। जब तक व्यक्ति को ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, अधिकार नहीं मिलेगा, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, जिसे सरकार कानून बना करके संशोधन नहीं कर सकती। सरकार कानून बना करके इसको संशोधन नहीं कर सकती या कम नहीं कर सकती, मतलब कि सरकार के स्पर्श से यह अलग रहता है। और तीसरी बात, जिसे संविधान में मूल अधिकार के अध्याय में उल्लिखित किया गया हो। मूल अधिकार का एक चैप्टर होना चाहिए संविधान में, और उस चैप्टर में, उस अध्याय में जो उल्लेख होगा उसे ही मौलिक अधिकार कहा जाएगा। चौथी बात, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की जाती है, उसे न्यायालय कहते हैं। न्यायालय इन मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया करती है। तो जिसमें चार चीजें होती हैं उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। पहली बात, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक। दूसरी बात, सरकार के स्पर्श से, सरकार के दुस्साहस या दुष्प्रयास से अलग। तीसरी चीज, न्यायपालिका का संरक्षण। और चौथी चीज, मौलिक अधिकारों का अलग चैप्टर, अलग अध्याय संविधान में होना चाहिए। मतलब संविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय में जिसका उल्लेख होता है उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ये चार चीजें जिसमें होती हैं उसे मौलिक अधिकार कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। दूसरा, संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार उसे कहते हैं जिसका उल्लेख संविधान में तो होता है लेकिन मौलिक अधिकारों के चैप्टर में नहीं होता। भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 12 से 35 तक अध्याय 3 में या भाग 3 में। अब संविधान तो 1 से लेकर के 395 तक है, तो इन 395 अनुच्छेद के अंतर्गत यदि किसी अधिकार का उल्लेख किया जाता है तो उसे संवैधानिक अधिकार कहते हैं। मतलब संविधान में जिस अधिकार का उल्लेख होता है उसे संवैधानिक अधिकार कहते हैं। जैसे 1979 के पहले, 1979 के पहले, मतलब 44वां संशोधन होने के पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। 44वां संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया और अब संपत्ति का अधिकार व्यक्ति के लिए कानूनी अधिकार है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300 क में किया गया है। तो संपत्ति का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है। तीसरा, कानूनी अधिकार। जो अधिकार शासन या संसद कानून बना करके आपको दिया करती है उसे कानूनी अधिकार कहते हैं। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है क्योंकि संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित करके आपको सूचना का अधिकार प्रदान किया है। तो सूचना का अधिकार कानूनी अधिकार है। और मानवाधिकार, मानवाधिकार वे हैं जिनकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को किया है, वो मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट्स है। और पांचवा, प्राकृतिक अधिकार। जो अधिकार किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति को जन्म लेते ही मिल जाते हैं
जो उससे किसी भी स्थिति में छीने नहीं जा सकते, उसे प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। जैसे जीवन का अधिकार, आपने समाचार पत्रों में कई बार ऐसे समाचार पढ़े होंगे कि एक नवजात शिशु की हत्या किसी ने कर दी, नवजात शिशु की हत्या, फिर भी उस नवजात शिशु की ओर से शासन उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति यदि जीवन धारण करता है तो उसे जीवन का अधिकार मिल जाता है, और जीवन का अधिकार हर व्यक्ति के लिए एक प्राकृतिक अधिकार माना जाता है। इसी प्रकार से आत्मरक्षा का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। ये प्राकृतिक अधिकार है जो व्यक्ति से छीने नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार के संदर्भ में चूंकि हम अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इन 5 की चर्चा यहाँ पर हुई। वैसे तो अधिकारों के कई प्रकार होते हैं, जिसका उल्लेख यहाँ पर होना आवश्यक नहीं है। अब आगे बढ़ें तो मतलब यह हुआ कि व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक है। यह व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के विरुद्ध एक व्यक्तिगत और सामाजिक हित के बीच एक सामंजस्य का होना चाहिए। व्यक्ति समाज में रहता है, व्यक्ति का समाज के बाहर जीवन संभव नहीं है। जीवन भले ही संभव है, लेकिन उसमें मानवोचित गुणों का विकास समाज में रह करके ही संभव हो सकता है। इसलिए व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज के हित और व्यक्तिगत हित दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। कई बार विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सामंजस्य कैसे होगा? तो सामंजस्य के लिए व्यक्तिगत हितों में, व्यक्तिगत अधिकारों में कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जैसे व्यक्ति को गाना गाने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह नहीं कि रात को 12 बजे बीच चौराहे पर खड़े होकर के माइक लगाकर जोर जोर से गधे के समान रेंकना शुरू कर दे। आखिर समाज में रहता है, समाज में लोग 12 बजे सो रहे हैं, तो व्यक्तिगत अधिकारों पर कुछ प्रतिबंधों का लगाया जाना आवश्यक होता है। ये प्रतिबंध राज्य की ओर से लगाए जाते हैं, जिससे समाज में एक सामंजस्य की स्थापना होती है। और ये जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उल्लेखनीय बात यह है कि यह प्रतिबंध युक्ति युक्त होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए। यदि मान लीजिए शासन ने कोई प्रतिबंध लगाया, वह युक्ति युक्त नहीं है, तो इसका परीक्षण कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी कि व्यक्ति के अधिकारों के उपयोग के लिए जब किसी को प्रतिबंधित किया जाता है, जब व्यक्तिगत अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है या मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है, उसमें युक्ति युक्तता का परीक्षण या वह युक्ति युक्त है या नहीं, इसका परीक्षण न्यायपालिका करता है। और न्यायपालिका यह देखता है कि यह प्रतिबंध उचित है या नहीं है। यदि न्यायपालिका यह पाता है कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वह युक्ति युक्त नहीं है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देता है। भारत में ये व्यवस्था है। मतलब कि भारत में जो भी प्रतिबंध है वो संविधान में ही उल्लिखित है, और न्यायपालिका उसको देखता है कि जो संविधान में उल्लिखित है उसके अनुसार सब काम हो रहा है या नहीं। अमेरिका में जहां 10 संशोधनों के द्वारा नागरिकों को 10 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसमें कहीं पर भी प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है, लेकिन अधिकारों में प्रतिबंधों का होना आवश्यक है। अधिकार तब तक उपयोग में नहीं लाए जा सकते जब तक कि उसमें प्रतिबंध न हो। जैसे मुझे सड़क में चलने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब यह नहीं कि सड़क में मैं बाएं से चलूं, दाहिने से चलूं, बीच से चलूं, घूमते हुए लहराते हुए चलूं, इसका यह मतलब नहीं है। इसलिए सड़क में आने जाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है। क्या कि आप सड़क के केवल बाईं ओर से चल सकते हैं। यदि दाहिनी ओर से चलते हैं, सड़क के बीच में खड़े होकर के गप मारते हैं, लहराते हुए चलते हैं, तो यह गलत होता है, आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो
चलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हुआ कि आप केवल सड़क के बाईं ओर चल सकते हैं। तो प्रत्येक अधिकार जब तक प्रतिबंधित नहीं होंगे, किसी भी अधिकार पर जब तक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, जब तक प्रतिबंध नहीं होंगे, तब तक वह अधिकार उपयोग करने लायक नहीं होता। तब प्रत्येक अधिकार पर प्रतिबंधों का होना आवश्यक है। अमेरिका में मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे, लेकिन वहां पर इसकी जिम्मेदारी न्यायपालिका को सौंपी गई और न्यायपालिका अपने विभिन्न निर्णयों को संपादित निर्णय देते हुए उसने विभिन्न प्रकार के अधिकारों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है, प्रतिबंध लगाए। तो अमेरिका में न्यायपालिका ने प्रतिबंध लगाए हैं, भारत में संविधान ने खुद विभिन्न अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए हैं। वस्तुतः प्रतिबंधों का होना आवश्यक है। और यह जो मूल अधिकार होता है, यह वस्तुतः राज्य शक्ति के विरुद्ध व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है कि व्यक्ति की जो अधिकार है आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको कम नहीं कर सकते। यदि कम करना है तो उसको विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। कानून बना करके आप व्यक्ति के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। तो मूल अधिकार राज्य शक्ति के विरुद्ध व्यक्ति को दिया गया एक संरक्षण है और यह संरक्षण संविधान प्रदान करता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पर तानाशाही व्यवस्था होती है वहां पर तो अधिकारों का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है वहां पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की घटना कम होती है, क्योंकि कार्यपालिका अलग होती है, व्यवस्थापिका अलग होती है। तो वहां पर दोनों शक्तियों का संयोग न होने के कारण मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं कम होती हैं। लेकिन संसदीय शासन में जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों मिलकर काम करते हैं, वहां पर संसद की सर्वोच्चता का भाव उत्पन्न होता है और इसके परिणाम स्वरूप मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की घटना बढ़ जाती है। जैसे भारत में इमरजेंसी की घोषणा हुई थी 75 से 77 के बीच, और इस अवधि में संविधान में ऐसे कुछ संशोधन किए गए जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकार कम हो गए थे, न्यायपालिका की शक्तियां कम कर दी गई थी। तो जहां संसदीय शासन होता है वहां पर इस प्रकार की घटना की संभावना बढ़ जाती है। ये मौलिक अधिकारों के बारे में एक सामान्य सी पृष्ठभूमि थी। अब जरा देखें, भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इन मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले विस्तृत है। दुनिया के किसी भी देश के संविधान की तुलना में भारत का संविधान बहुत बड़ा है, और जब भारत का संविधान बड़ा है तो इसी प्रकार से मौलिक अधिकारों के चैप्टर में भी 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, क्योंकि यह दुनिया के किसी भी देश के संविधान की तुलना में बहुत विस्तार से उल्लिखित है। दूसरा, निरपेक्ष नहीं, कोई भी अधिकार निरपेक्ष नहीं हो सकता, प्रत्येक अधिकार में प्रतिबंध का होना आवश्यक है। ये तो वैसे ही बात हुई जैसे मान लीजिए हम बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं, और सब्जी जब लाते हैं तो उसको काट छांट करके, उसको छील करके, उसको धो करके जो अनावश्यक चीजें होती हैं उसको निकाल देते हैं। क्वांटिटी भले ही कम हो जाती है लेकिन उस चीज की क्वालिटी बढ़ जाती है। प्रतिबंध अधिकारों के क्वांटिटी को कम करके क्वालिटी को बढ़ाते हैं। तो प्रत्येक अधिकार, कोई भी अधिकार निरपेक्ष नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, उस पर प्रतिबंधों का होना आवश्यक है। और संविधान स्वयं इन मौलिक अधिकारों में प्रतिबंधों की स्थापना करता है। तीसरा, संविधानेतर अधिकार नहीं। इन मौलिक अधिकारों के चैप्टर में जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, इन्हीं अधिकारों का भारतीय नागरिक उपयोग कर सकते हैं।
संविधान के बाहर या इन अधिकारों के अलावा और कोई दूसरा अधिकार जिसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, उसका उपयोग वे नहीं कर सकती। यदि करते हैं तो न्यायपालिका इसका परीक्षण करेगा कि इसको स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। जबकि अमेरिका के संविधान में उल्लिखित है कि 10 संशोधनों के अंतर्गत उल्लिखित किया गया है कि जिन अधिकारों को उल्लेख इन संशोधनों में नहीं किया गया है, यदि ऐसा कोई और अधिकार है जो नागरिक इसका उपयोग कर रहे हैं तो वे अधिकार भी मान्य किए जाते हैं। मतलब कि अमेरिकन संविधान संविधानेतर अधिकारों को मान्यता देता है, भारत का संविधान संविधानेतर अधिकारों को मान्यता नहीं देता। फिर नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक मतलब कि कुछ चीजों को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निषेध किया गया है, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, बलात्श्रम का निषेध, मानव व्यापार का निषेध, ये सब नकारात्मक स्वतंत्रताएं हैं। और बाकी जो है सकारात्मक स्वतंत्रताएं हैं, विचार में व्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, पूरे देश में घूमने फिरने की, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये तमाम चीजें दोनों प्रकार के अधिकार हैं, नकारात्मक भी हैं सकारात्मक भी हैं। फिर न्याय संगत, जस्टिसिएबल, मतलब कि इन अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकृत किया गया है, उच्च न्यायालय को भी अधिकृत किया गया है। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद हैं। और अभी तक का हमारा अनुभव ये बताता है कि भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालयों ने जितनी अच्छी भूमिका निभाई है, उतना बढ़िया काम किसी दूसरी संस्था ने नहीं किया है। और निलंबन, इन मौलिक अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे प्रतिरक्षा सेना में जो सदस्य काम करते हैं उनको ये मौलिक अधिकार पूरे के पूरे नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इससे सेना का अनुशासन बिगड़ता है। दूसरी चीज, जहां पर मार्शल लॉ लागू होता है, ये व्यवस्था अनुच्छेद 33 में की गई है। 34वां अनुच्छेद के अंतर्गत मार्शल लॉ की व्यवस्था के बारे में, यदि जहां पर मार्शल लॉ लागू, सैनिक कानून लागू हो, वहां पर भी व्यक्ति, नागरिक इन मौलिक अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकते। तीसरा, संशोधन, मूल ढांचा। प्रारंभ में यह धारणा थी कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है, संवैधानिक संशोधनों के द्वारा मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। लेकिन 1967 के एक मुकदमे पर फैसला करते हुए, गोलकनाथ मुकदमे पर फैसला करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती। तो शासन ने सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, यदि मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं करेंगे तो फिर नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकेगा। अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं जो लागू करना शासन चाहती है वो लागू नहीं हो पाएंगे। तब संसद ने संविधान में 24वां संशोधन किया और इस संशोधन के अंतर्गत संसद को अधिकार मिल गया कि संसद संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है और जिसमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित हैं। इसके बाद 1973 में 1973 में केशवानंद भारती का मामला आया। उस मामले पर निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में कोई भी संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती और मौलिक अधिकार मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। तो अब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि मौलिक अधिकार में संशोधन पूरी तरह से नहीं किए जा सकते। हाँ, थोड़ा बहुत किए जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन वहां पर सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है, बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से युक्त है सर्वोच्च न्यायालय, वहां बैठा हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक प्रकार के संशोधनों का परीक्षण करता है। और अंतिम है आपात घोषणा।
आपातकाल की उद्घोषणा जब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो वहां पर 12 से लेकर के मौलिक अधिकार 14 से लेकर के 35 तक जो भी प्रावधान है उन सबको स्थगित या निलंबित कर दिया जाता है। उसमें भी दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, इन दो अनुच्छेदों को आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से देखते हैं कि कुछ व्यवस्थाएं आपातकाल में भी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये भारतीय मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं। इसके आगे की चर्चा फिर अगले व्याख्यान में हम करेंगे। आपको धन्यवाद।